अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग बचपन से ही बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हैरत अंगेज हादसात और उससे जुड़ी खौफनाक किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल में अब तक 100 के करीब शिप्स और एयरक्राफ्ट ऐसे गायब हुए हैं कि जिनका आज की तारीख तक कुछ पता नहीं। ये बात वाकई हैरानकुन तो बहुत ज्यादा है। वाकई कुछ तो बड़ी गड़बड़ है और बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि वहां पे कोई मॉन्स्टर पानी के अंदर मौजूद है और जब कोई शिप वहां से गुजरता है तो वो मॉन्स्टर उसे पानी के अंदर खींच लेता है। बहुत से लोग कहते हैं कि एलियंस वहां आते हैं और इन शिप्स या एयरक्राफ्ट को लेके चले जाते हैं और बहुत से लोग इन सारे किस्से कहानियों को कनेक्ट करते हैं एल्यूमिनेटी की कॉन्स्पायरेसी से। अब सच क्या है, इसका जवाब मेरी इस वीडियो में ही छुपा हुआ है। उसे जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को आखिर तक देखना होगा। बरमूडा ट्रायंगल स्टार्ट होता है यूएस की स्टेट फ्लोरिडा से, जाता है पोर्टो रिको आइलैंड तक और उससे लेकर के बरमूडा आइलैंड तक। इस तरह से ये एक ट्रायंगल शेप बना लेता है। इस शेप का टोटल एरिया है 5 लाख स्क्वायर माइल्स। तो शुरुआत होती है 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई वर्ल्ड सर्च करने के लिए शिप में सफर कर रहे होते हैं। जब वो इस एरिया के ऊपर से गुजरते हैं तो उनका कंपास काम करना छोड़ देता है। और दूसरी हैरानी वाली बात, वो एक आग का गोला आसमान से पानी में आता हुआ देखते हैं। इसी तरह 1945 में यूएस एयरफोर्स के 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट निकलते हैं अपने रूटीन ट्रेनिंग पे फ्लोरिडा से वेस्ट की जाए। अभी इनको चलते हुए 2 घंटे हुए थे कि इनका कंपास काम करना छोड़ देता है। वो अपनी डायरेक्शंस भी भटकने लगते हैं। यहाँ हैरानी इस बात पे है कि पांचों का कंपास एक साथ ही काम करना छोड़ता है और कुछ ही घंटों के बाद ये सारे जहाज गायब हो जाते हैं रडार से भी। इनका कुछ पता न लग पाया आज की तारीख तक। यूएस एयरफोर्स इन जहाजों को सर्च करने के लिए अपना एक सर्च एंड रेस्क्यू जहाज भेजती है। उसके साथ भी यही सब होता है, वो भी गायब हो जाता है और उसका भी आज की तारीख तक बिल्कुल कुछ पता नहीं। वो भी गायब, मुकम्मल गायब। अभी तक जो मैंने आपको वाकयात सुनाए ये हैरानकुन थे, लेकिन अब जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो वाकई बहुत ज्यादा डरावना वाकया है। तो 1881 में एलन ऑस्टन नामी एक जहाज जो जा रहा होता है लंदन से न्यूयॉर्क के लिए, रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल के करीब उसे एक शिप रुका हुआ नजर आता है। पहले वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर किसी किस्म का रिस्पॉन्स उस जहाज की तरफ से नहीं आता। तो वो अपने कुछ क्रू मेंबर उस जहाज पे भेजता है। वो क्रू मेंबर जब उस जहाज पे जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस जहाज के अंदर सब कुछ एज इट इज मौजूद था। एज इट इज खाना पीना, एज इट इज फर्नीचर, सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन नहीं थे तो सिर्फ वहां के पैसेंजर, ना ही पैसेंजर्स ना ही क्रू मेंबर्स। वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस जहाज को भी अपने साथ ही लेके जाएंगे। वो इसको अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन रात में बहुत ही खौफनाक किस्म का तूफान आता है जिससे ये जहाज उनसे अलग हो जाता है। लेकिन सुबह ये जहाज उन्हें फिर रास्ते में खड़ा नजर आता है। वो अपने कुछ क्रू मेंबर्स दोबारा से इस जहाज पे भेजते हैं और वो क्रू मेंबर्स भी इस जहाज के अंदर जाने के बाद हैरान रह जाते हैं क्योंकि सारी चीजें एज इट इज वहां मौजूद थी। यानी रात में इतना तूफान आने के बावजूद भी कोई चीज भी गिरी नहीं, अपनी जगह से हिली नहीं। सारा फर्नीचर अपनी जगह पे, सब खाना पीना अपनी जगह पे। लेकिन गायब थे तो सिर्फ वही क्रू मेंबर्स जो इस पे सवार थे। ये लोग फिर से इस जहाज को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन रात में फिर से तूफान आता है और ये जहाज दोबारा से इनसे अलग हो जाता है। सुबह ये फिर से इनको नजर आता है और जब ये दोबारा से अपने कुछ क्रू मेंबर्स उस जहाज पे भेजते हैं तो ये लोग फिर से हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसी तरह से सारी चीजें अपनी जगह पर गायब थे तो वो क्रू मेंबर्स जो इस पे सवार थे। इस बार ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इस जहाज को ऐसे ही छोड़ के वहां से भाग निकलते हैं। जब ये वापस न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो कहा यह जाता है कि एलन ऑस्टन का मालिक ये पूरा किस्सा सुन करके अपने जहाज को ही किसी और को भेज देता है। इन सारे वाकयात के बावजूद भी बरमूडा ट्रायंगल के हवाले से लोगों में इतना खौफ व हिरास नहीं था और ना ही ये इतना मिस्टीरियस माना जाता था। लेकिन जब एक आर्गोसी नामी मैगजीन में
1984 में एक बंदा विंसेंट गेडिसी अपना एक आर्टिकल पब्लिश करता है। इस आर्टिकल में वो बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले ज्यादातर हादसा को एक्सप्लेन करता है। वो इन हादसा को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बना करके पेश करता है, इवन के वो बरमूदा ट्रायंगल को द डेविल ट्रायंगल का नाम दे देता है। इसके बाद से ही लोगों में बरमूदा ट्रायंगल को लेके काफी खौफ व हिरास फैल जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये काम मॉन्स्टर्स का है, कुछ लोग कहते हैं कि ये काम एलियंस का है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब कुछ साइंटिफिक रीजंस भी देख लेते हैं इन हादसा के हवाले से। पहला रीजन है मैग्नेटिज्म का। दोस्तों, हमारे वर्ल्ड का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर आप कंपास में नॉर्थ पोल देखें तो कंपास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखा रहा होता है, जबकि हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कंपास के इस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पे ये डिफरेंस नहीं पाया जाता, यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों इक्वल होते हैं। ये जगहें एगोनिक लाइंस कहलाती। बरमूदा ट्रायंगल में ये एगोनिक लाइन 200-300 साल से सेम ही है, जिसकी वजह से डायरेक्शन की कंफ्यूजन पाई जाती है। दूसरा रीजन उसका शैलो होना, यानी बरमूदा ट्रायंगल का जो समंदर है वो काफी शैलो है। वहां का जो समंदर है वो इतना गहरा नहीं है, नीचे रेत भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से जहाज के फंसने का डर होता है। शायद इसी वजह से ये हादसा हो रहे होते हैं। तीसरा रीजन हैरिकेन्स का है। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आप ये देखेंगे कि फ्लोरिडा में हैरिकेन्स बहुत ज्यादा आते हैं। चौथा रीजन मीथेन हाइड्रेट का है। बरमूदा ट्रायंगल के पानी में मीथेन हाइड्रेट की फील्ड बहुत ज्यादा है। मीथेन हाइड्रेट अगर ज्यादा होता है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से शिप्स अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। दोस्तों, इन सारे जेन्युइन रीजन के होने के बावजूद भी लोग बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल ही समझते हैं और वहां पर ट्रेवल करने से घबराते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि अगर आज आप गूगल करें तो आप ये देखेंगे कि कितनी ही तादाद में बरमूदा ट्रायंगल पे मूवीज बनाई, कितने ही मैगजीन मौजूद हैं, कितने ही सॉन्ग्स, इवन गेम्स तक मौजूद हैं जिनमें बरमूदा ट्रायंगल को एक डेविल ट्रायंगल और एक बहुत ही मिस्टीरियस ट्रायंगल बताया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके सामने कोई चीज किस्से कहानियों की तरह बताई जाती है तो वो बहुत अच्छी लगती है। जब आपका पसंदीदा एक्टर कुछ एक्ट कर रहा होता है, कुछ आपको बता रहा होता है, तो आप वो जल्दी ही पिक करते हैं, उसकी बात पे फौरन यकीन करते हैं। जबकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो थोड़े बोरिंग टाइप के होते हैं, तो उन पे इतनी जल्दी यकीन नहीं आता, उनको सुनने में मजा नहीं आता, जिसकी वजह से लोग नॉर्मली किस्से कहानियों पे ज्यादा यकीन रखते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्च करें तो आप ये देखेंगे कि जितने हादसे बरमूदा ट्रायंगल में आज तक हुए, तकरीबन उतने ही हादसे दुनिया भर में होते रहे हैं। अगर आपको इसकी कोई एग्जाम्पल देखनी है तो वो मलेशियन एयरलाइन की एग्जाम्पल देख लें, वो भी तकरीबन इसी तरह का हादसा था। यूएस कोस्ट गार्ड तो इवन बरमूदा ट्रायंगल की एग्जिस्टेंस एक डेविल ट्रायंगल की तरह एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो तो ये कहता है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसा हरिकेन्स की वजह से और बिजिएस्ट रूट की वजह से। आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा, हम लोग यकीन रखते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है तो वापस नहीं आता, एक बहुत ही खौफनाक जगह। जबकि दूसरी तरफ वो एक बिजिएस्ट रूट है शिप्स और एयरक्राफ्ट के लिए, और वहां पर हादसा की जो बेसिक वजह है वो इस बिजिएस्ट रूट की वजह ही। यहाँ पे अपनी वीडियो की एंड पर मुझे एक एग्जाम्पल बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से और याद आ रही है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके चेहरे पे कोई दाना हो जाता है तो पॉसिबल है कि आप उसकी तरफ देखें भी नहीं, आप उसे नोट ही ना करें, तो दाना 1 से 2 दिन में खत्म भी हो जाए। लेकिन अगर लोग आपके चेहरे को देख करके नोटिफाई करने लगेंगे, आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आपके ये दाना हुआ है, आप इस दाने की वजह से बदनुमा लग रहा है, आपको इसका कोई इलाज कराना चाहिए, कोई हल ढूंढना चाहिए, तो आप परेशान होने लगेंगे, आप उस दाने को छेड़ना शुरू कर देंगे। पॉसिबल है कि उस छेड़ने की वजह से
वो दाना खराब होने लगे, वो जगह खराब होने लगे। जगह खराब होने की वजह से हो सकता है वो दाना जो 1-2 दिन में सही होना था, वो अब 1 महीना ले ले। तो असल बात मेरे हिसाब से पॉइंट आउट करने की होती है, नोटिफाई करने की होती है। लोग बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज सब लोगों में बहुत मशहूर हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हद तक मेरी वीडियो से क्लैरिफिकेशन हुई होगी। थैंक यू सो मच।